हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 को शुरू किया था, जिसमें हमने पवन के बारे में पढ़ा था कि पवन जो है किस प्रकार वायु के दबाव के साथ रिलेट होती है, और पवन होती क्या है। जब वायु गतिशील होती है उसको पवन कहते हैं, ठीक है। और जब पवन जो है हमेशा अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। और हमने ये भी देखा था कि पवन जो है जब गतिशील ज़्यादा होती है या पवन की गति जब बढ़ती है तो वायु का दाब कम हो जाता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलाव। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वायु फैलती है, ये हमने पढ़ना है अभी। तो हमने जितना भी एक्सपेरिमेंट करना, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ने, वो हमने प्रयोगों द्वारा ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी प्रयोग में आपको बताऊंगा। हम क्या करेंगे, एक क्वथन नली लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब इस नली के मुख पर हम गुब्बारे को कसकर लगाएंगे, ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, एक परख नली लेंगे और इस परख नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर बांध देंगे, ठीक। इसके कसने के लिए हम क्या करते हैं, टेप का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें लगभग 2/3 ऊंचाई तक पानी को गर्म कर डालेंगे, ठीक है। यानी गर्म पानी हम उस बीकर के अंदर 2/3 तक डालेंगे। फिर गुब्बारे में लगी जो क्वथन नली होगी, उसका जो गर्म जल में इस प्रकार रखेंगे, यानी गुब्बारे लगी क्वथन नली को हम गर्म जल में इस प्रकार रखेंगे कि गुब्बारा जल के बाहर रहे, जैसा कि चित्र में दिखा हुआ। देखो हम इस प्रकार ये हमने बीकर ले लिया एक, इसके अंदर हमने 2/3 पानी डाल दिया, गर्म पानी। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब जो है हमने क्या किया, इसके नीचे तो हम ये बंद है, इसका मुख ऊपर है और मुख की तरफ हमने गुब्बारा लगा दिया। इस तरह से हम गुब्बारा बांधेंगे, टेप से बांधेंगे यहाँ पे। तो हमने इस प्रकार जो है इसको गुब्बारे को गर्म जल में डालना है, ताकि टेस्ट ट्यूब जो है आधी ढकी रहे और गुब्बारा जो ऊपर की तरफ रहे बाहर। अब फिर क्या करना हमने, हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट तक देखेंगे कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। हमने देखना है क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। होता है, बिल्कुल होता है। देखिए पहले गुब्बारा ऐसा रहेगा, फिर गुब्बारा सीधा हो जाएगा और उसके बाद दोबारा से गुब्बारा ऐसा हो जाएगा। तो ये हम देखेंगे। अभी क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। तो क्वथन नली को जल के बाहर निकाल लीजिए, फिर इससे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रखिए। फिर हमने ठंडे जल में रखनी है, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए वैसे ही। तो इसमें क्या होगा, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हमने गुब्बारा लगा रखा है। फिर हमने गिलास लिया जिसमें 2/3 हमने ठंडा जल डाला। फिर उसमें हमने वैसे ही जैसे यहाँ रखी थी टेस्ट ट्यूब, वैसे ही यहाँ पर रखी टेस्ट ट्यूब। तो इसमें देखिए गुब्बारे की स्थिति, गुब्बारा अंदर को चिपक जाता है। यहाँ पे गुब्बारा ऊपर फैलता है, यहाँ पे नीचे चिपक जाता है। ठंडे जल में नीचे जाता है और गर्म जल में ऊपर फैल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, हमने गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को देखा, ठीक है। क्वथन नली को जब गर्म जल में रखे गुब्बारे को डाला हमने, तो क्या होता है, गुब्बारा क्यों फूलता है। गुब्बारा फूल जाता है ना, तो क्यों फूलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी, यानी पानी को हमने गर्म किया तो पानी से जो भाप निकले, बुलबुले निकले, यानी भाप, गर्म हवा, वह ऊपर की ओर बढ़ती है, फैलती है। तो उसका प्रसार हुआ। प्रसार होने की वजह से टेस्ट ट्यूब में जो खाली स्थान था, जहाँ ठंडी वायु थी, उसका स्थान उसने ले लिया। टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाके ठंडी हवा थी और नीचे से जब आपने पानी को गर्म किया, वहाँ से गर्म भाप निकला, जो गर्म हवा है उसने ठंडी हवा का जगह ले ली, इसलिए गुब्बारा फूल जाता है। दूसरे में जो आपने ठंडे जल में जो डाला, उसमें क्या होता है, ठंडे जल में जब आपने डाला तो वो गुब्बारा जो है ऊपर से जो है गुब्बारा नीचे की तरफ पिचक जाता है। इसका कारण क्या था कि पानी के अंदर जो है ठंडा जल था, तो ठंडी हवा नीचे थी, जबकि टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले भाग में, गुब्बारे वाले भाग में गर्म हवा थी। तो गर्म हवा नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर की ओर उड़ती है, ठंडी जगह की तरफ। तो ठंडी हवा का स्थान लेती है गर्म हवा, और ठंडी हवा जो है
उसका उल्टी दिशा में बहती है, इसलिए गुब्बारा क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो इन क्रियाकलापों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वायु जो है गर्म करने पर फैल जाती है। ठीक है, वायु गर्म करने पर फैलती है और उसका प्रसार होता है। प्रसार का मतलब फैलना। तो ये समझ आ गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आ गया। जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वह फैल जाती है। चलिए एक और रोचक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक समान साइज के 2 खाली थैलियाँ लेनी है कागज़ की। ठीक है, एक समान साइज की, जो आप दुकान से लाती हो थैली है ना आजकल, वो ले सकते हैं। फिर हमने क्या करना, धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ के दोनों किनारों से लटकाना है, जैसे चित्र में लटकाया वही है। ये 2 थैलियाँ ली इन्होंने। ठीक है, एक थैली, दूसरी थैली, फिर एक धातु से छड़ से हमने लटका देनी इनको बांध के। तार ले लीजिए कोई, ठीक है, ऐसे लटका देनी हम धातु के छड़ से बांध के। फिर हमने क्या करना है, हमने एक थैली के नीचे एक मोमबत्ती जलानी है, जैसे यहाँ चित्र में जलाई हुई है ये। जब मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा, वह हवा गर्म हो रही है यहाँ पे और ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो पहले वाली थैली जिसको हमने गर्म किया वह ऊपर की ओर उठ जाएगी और दूसरी वाली नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये क्यों होता है? तो इस क्रियाकलाप से भी यह सिद्ध होता है कि गर्म करने पर हवा ऊपर की ओर उठती है। देखिए यहाँ पे हमने हवा गर्म की तो गर्म हवा ऊपर उठी और ऊपर उठने की वजह से यह थैली ऊपर की ओर चली जाती है, जबकि इसमें कोई हवा गर्म नहीं हुई, इसलिए यह नीचे ही रहती है। तो मतलब ये नीचे आती है और यह ऊपर जाती है, तो यहाँ पे गर्म हवा हुई। इसका मतलब क्या हुआ, जब हवा हम गर्म करते हैं तो वायु का क्या होता है, फैलाव होता है, वायु का प्रसार होता है और ऊपर की ओर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया होगा। तो इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है और अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है धुआं ऊपर की ओर उठता है। अब आपको प्रश्न आ सकता है कि जब आप आग जलाते हो तो धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों उठता है, वह नीचे क्यों नहीं आता? तो उसके पीछे जो है एक आपका कारण यही है कि गर्म करने पर जो है हवा हल्की होती है और वह ऊपर की ओर उठती है। तो इन एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि वायु जो है गर्म करने पर फैलती है और वायु जो है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। और यही कारण है कि हमारा धुआं भी ऊपर उठता है, क्योंकि धुआं गर्म होता है और ऊपर जी हवा ठंडी होती है, इसलिए धुआं ऊपर की ओर जाता है ठंडी वायु का स्थान लेने के लिए, इसलिए हमेशा धुआं ऊपर की ओर ही उठता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इसको पढ़ते हैं। पवन धाराएं क्या होती हैं जो पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं? पहला है आपका कुछ परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम उसको पढ़ेंगे। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। अब आपको पता है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं और जो ध्रुवों पे क्षेत्र हैं वो असमान रूप से गर्म होते हैं। वो वाले क्षेत्र जो है 6 महीने गर्म रहते हैं, 6 महीने ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से गर्म रहते हैं। इनका क्या कारण है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। ठीक है, इसमें इन क्षेत्रों की पृथ्वी की सतह से निकट की वायु क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म वायु आपको पता है ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु का स्थान ले लेती है। ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, अब आपको पता है भूमध्य रेखा के दोनों ओर ठंडी वायु स्थित होती है। 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। तो इस प्रकार की उत्पन्न पवन धाराएं पवन के प्रवाह की दिशा की उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ठीक है, ये देखिए आप चित्र 8.8 पृथ्वी के असमान तापन से वायु का प्रभाव है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे गर्म हवा उठ रही है, यहाँ पे ठंडी हवा है, इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा। और यहाँ से भी गर्म हवा उठ रही है, यहाँ से भी ठंडी स्थान पर जाएगी और फिर यहाँ से जो है गर्म होगा दोबारा यह ठंडे स्थान पर जाएगी। तो इस प्रकार एक पैटर्न बनता है
ध्रुवीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। अब इसके बाद है आपका थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का, अब आपको पता है जमीन और जो हमारा समुद्री जल होता है वो एक समान रूप से गर्म नहीं होते, अलग अलग तरीके से गर्म होते हैं। क्यों होते हैं ये हमने पढ़ना है। ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में जो हमारे थलीय क्षेत्र होते हैं यानी जमीनी क्षेत्र होते हैं वो अधिक गर्मी से अधिक तेजी से गर्म होते हैं, और अधिकांश समय हमारे जमीन का या थल का तापमान जो है समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। ठीक है, अब जो हमारी जमीन है उसके ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इसे हम के इस पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। जब आप जमीन जो है गर्म होती है, जमीन से हवा जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, तो इस प्रकार जो है पवन जो है समुद्र से फिर थल की हो जाती है, क्योंकि समुद्र की हवा ठंडी होती है, तो वहां से आएगी और जहाँ पे गर्म हवा है जमीन के ऊपर वहां चलेगी, तो इसको बोलते हैं हम समुद्र समीर। जब समुद्र से थल की तरफ हवा चलती है उसको बोलते हैं हम समुद्र समीर। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए चित्र 8.9 और 8.10 में क्या दिखाते हैं। 8.9 में दिखाया हुआ है इन्होंने कि थल विशेष रूप से राजस्थान यानी गर्म इलाके हैं जो गर्मियों में गर्म होते हैं अधिक। तो इसमें क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से मानसून जनरेट होता है, मानसून उत्पन्न होता है, और यह मानसून पवन जो है अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। जैसा कि मैंने बताया, जब यह गर्मी होती है भारत में, राजस्थान में, ठीक है, तो वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों से जो हवा आती है इधर से, ये है आपको इधर से हवा आएगी, तो इधर से प्रशांत महासागर से साथ में हवा गर्म जो है अपने साथ जलवाष्प लेके आती है और इस तरफ जाती है, इस तरफ मुड़ती है। यानी जहाँ पे ठंडी जगह होगी, ठंडे स्थान होगी, ठंडी हवा होगी, उस तरफ बढ़ेगी गर्म हवा। और उसी प्रकार शीतकाल में यानी आपके सर्दियों में क्या होता है, जब सर्दियां होती है तो जमीन आपकी थल में और जल में असमान तापन के कारण जो है आपका पवन उत्तर पश्चिम से अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों की ओर बढ़ती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में क्या होता है, वर्षा भी कम होती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब शीतकाल सर्दियों में जो पवन का प्रवाह होता है वह उल्टा होता है गर्मियों की अपेक्षा। ठीक है, अर्थात गर्मियों में क्या होती थी, समुद्र से हवा चलती थी जमीन की तरफ, यानी समुद्र से थल की तरफ, क्योंकि थल गर्म होता था और जल गर्म नहीं होता। और लेकिन सर्दियों में इससे विपरीत होती है। सर्दियों में जब हवा होती है तो आपकी जो है जमीन से उठती है। अब समुद्रों में आने वाली पवन और अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है, और यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण होता है। समुद्रों से जो हवा चलती है पृथ्वी पर, तो वो अपने साथ समुद्री जलवाष्प लाती है, और जिसके कारण जो है आपको पता ही है बादल बनते हैं, ऊपर उठकर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो फिर जल का पुनः चक्रण होता है। यह जल चक्र का एक प्रक्रम है। ठीक है, अब आपको पता है गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिन्हें वर्षा होती है। ठीक है, हमने पढ़ा। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख वर्षा के रूप में निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कोई कविता याद हो तो आप उसको गाकर आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि गर्म हवाएं जो है कहाँ से उठती हैं, यानी गर्मियों में सर्द हवाएं आती हैं आपकी समुद्र से और अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जो कि ठंडी होकर वर्षा का रूप लेती है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि हमेशा मौसम जो है सुखदायी नहीं होता, कभी मौसम जो है गर्म हुआ तो कभी ठंडा, और कभी कभी तो तूफान आता है, तो अपने साथ बहुत सारी चीजें उखाड़ लेके जाता है। तो कभी कभी अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ जाती है, और कभी कभी वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ता है। तो मौसम हमेशा एक समान जैसा नहीं रहता है। तो ऐसी प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है, यह पवन के कारण उत्पन्न होती है, अत्यधिक तेज गति के पवन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे आपकी बाढ़ आना, तूफान आना, ये अत्यधिक पवन के कारण होता है। तो इनके कारण, इन आपदाओं के कारण कभी कभी क्या होती है, प्राकृतिक नुकसान होता है। इनसे मनुष्यों, जंतुओं और पादपों के जीवन पे संकट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही दो उदाहरण है जो तेज हवाओं के कारण उत्पन्न होते हैं प्राकृतिक आपदाएं। एक है तड़ित झांझा और दूसरा आपका चक्रवात।
तड़ित झंझा क्या होता है? जब आसमान में बहुत सारे बादल और बिजली चमक रही होती है ना, बादल गरज रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है, तो उस चीज को बोला जाता है तड़ित झंझा। यानी आसमान में बादल छाए हुए हैं, वर्षा होने वाली है और ऊपर से बिजली चमक रही है लगातार, तो उस चीज को बोला जाता है तड़ित झंझा। और चक्रवात क्या होता है, ये दो चीज हम पढ़े। तो मैं समझता हूँ बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफी है। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में पढ़ते हैं तड़ित झंझा और चक्रवात। तो आई होप कि आप बच्चों ने यह वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको ये सारा समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।